ओके, तो हमने ये सारा पार्ट देखा था कल। ओके, तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के, राइट। और उनमें क्या क्या रिलेशन आता है, तो वो पार्ट हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें से नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये हम देख रहे थे पिछले लेक्चर में, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कैसे होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, ओके, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड इसका रिलेशन डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से कैसे है, ये हमें देखना है, ठीक है। सो इसका रिलेशन क्या है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, एलिवेशन मतलब आपको पता है कि जितना भी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा वो ऊपर जाता है, कि जितना भी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है। टीचर तुम्ही स्क्रीन शेअर नाही केली. अरे सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, दिसते स्क्रीन सगळ्यांना? ओके, यस मैम। गुड। सो जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका एलिवेट होता है, ओके, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे यू कैन सी concentration is also increasing, okay, and that concentration we will measure in the molality, okay. Why molality? Who can tell me? Why not molarity? Yes, कौन बता सकता है कि मोलालिटी में कॉन्सेंट्रेशन क्यों यहाँ पे लिया है, मोलारिटी में क्यों नहीं लिया है? What can be the reason behind this? हाँ, मोलालिटी की डेफिनेशन बताओ मुझे. What is the difference between molality and molarity? Then you can easily मैम get नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg, number of moles in 1 liter. 1 kg ओके, सो ये किसकी मोलालिटी, डेफिनेशन दी आपने? मोलालिटी। मोलालिटी की. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी? कैपिटल एम. मैम नंबर ऑफ मोल्स इन 1 liter ऑफ। हाँ, सो हियर we are interested in concentration of solute, okay, we are interested in concentration of solute, and the measure we want to take here is related to molality. That's why we are taking molality as concentration measure, ठीक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को हम डेल्टा टीबी कहते हैं, कि टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेंगे, दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट केबी, एंड दिस केबी इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ये भी कहा जाता है, ओके, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और एक नाम है उसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ओके। और एक स्पेसिफिक नेम है इसको, विथ रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू यू कैन रिमेम्बर दिस नेम, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। एक नाम क्या है? एबिलोस्कोपिक, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ये इसका नेम है। तो in other words you can say this ebullioscopic constant is equal to the boiling point elevation produced by 1 मोलल solution, ठीक है। अब इसके यूनिट्स क्या आते हैं देखो, कि यहाँ पे इस इक्वेशन से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो कि डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय एम, तो ये केल्विन में आएगा टेम्परेचर, ओके, एंड मोलालिटी का आपको पता है मोल पर केजी,
ठीक है, मोल पर केजी, दैट्स व्हाई यूनिट विल किलो कैलोरी केजीज पर मोल। ठीक है, तो ये इसका यूनिट आएगा। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्रेस all these system in molarity, क्योंकि आपको पता है ये और एक रीजन है कि यहाँ पे डेल्टा टीबी हम टेम्परेचर डिफरेंस से कैलकुलेट करने जा रहे हैं, राइट। तो मोलैरिटी अगर लेते हैं तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी कांट टेक मोलैरिटी मेजर फॉर कॉन्सेंट्रेशन मेजर। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन मोलैरिटी। ठीक है, because we have seen in our 11th standard lecture that molality is temperature independent, so because of this independence we are taking molality as concentration measure। समझ में आया क्यों यहाँ पे मोलालिटी लिया है? तो यहाँ पे हमने मोल पर केजी ऐसे एक्सप्रेस किया कॉन्सेंट्रेशन को, एंड नॉट एज मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम नहीं है इसलिए। ओके, तो और एक छोटा सा रिलेशन है कि मोलर मास जो होता है सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, तो इसको सिंपली डेल्टा टीबी ऐसा आप यहाँ पे लिखते जाओ शॉर्ट में। ठीक है, सो अभी अभी हमने एक इक्वेशन देखा था कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb into m, where kb was एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर से अब देखो यहाँ पे एक हमें इमेजिन करना है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया। ओके, हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें सॉल्यूट का वेट था W2। ओके, दिस वाज द वेट ऑफ solute and W1 was there जो सॉल्वेंट का वेट था। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया, राइट। तो अगर हमें इन टर्म्स ऑफ मोल कहना है तो हम कैसे कहेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज इन ग्राम। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे कि W2 बाय M2। ठीक है, ये रहे मोल्स किसके, मोल्स ऑफ सोल्यूट के, राइट, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए। एंड अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वो क्या है, अभी अभी हमने लिया W1 ग्राम्स लिया था। ठीक है, W1 ग्राम्स लिया था हमने यहाँ पे। अब देखो ये कैसे हम करेंगे कि हमने मोलालिटी के बारे में, कहाँ गई मोलालिटी, यस मोलालिटी, हमने क्या कहा है अभी अभी कि मोल पर केजी, तो ये क्या हो गया, मोल पर केजी है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये जो W1 है इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग मोल्स। ओके, तो अब ये हो जाने के बाद एक मोलालिटी की इक्वेशन आप रिकॉल करो, क्या है वो, मोल्स ऑफ solute, moles of solute upon mass of solvent in kg। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब इसको रीराइट करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट,
ये रहे मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इनको डालो इसमें, W2 अपॉन M2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 अपॉन 1000, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। ऐसा आया सबका। तो फिर से न्यू पेज है, इसलिए ये कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट वाला फिर से लिखेंगे कि M इज इक्वल टू 1000 W2 upon M2 into W1, okay, all this is in mole per kg, ठीक है। अब इसका सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे कर सकते हैं हम। हमारे पास एक इक्वेशन था ये वाला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। बस ये एम के लिए सब्स्टिट्यूट करूं, केबी इंटू एम के लिए करूं 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1, ओके किया इतना। अब सॉल्व ऑल दिस स्टफ फॉर M2, ठीक है। M2 इज इक्वल टू 1000 KB W2 अपॉन डेल्टा TB W1, ऐसा है सबका। M2 के लिए सॉल्व करो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी M2 क्या था हमने पहले देखा, देखो कहाँ लिखा है हमने वो, M2 is what? M2 is nothing but the concentration of solute, okay. So this is nothing but the solute concentration, और solute concentration आपको इससे निकालना है। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो solute concentration आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से रिलेट करके निकालना है, तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ओके। तो ये रहा इसका इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के सारे जो इक्वेशंस और पैटर्न्स थे ये सारे खत्म हो गए। सो एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? किसी को कुछ डाउट है? आप ये मेरे साथ लिख रहे हो ना? यस और नॉट? मॅम ते बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन परत एकदा एक्सप्लेन कराल का? बेसिक कंसेप्ट, हा ओके। सो देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या है, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन? कि आपके पास देखो ये जो सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, इसका एक बेसिक समझ लो, इसमें एक पैटर्न है। क्या पैटर्न होता है कि आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ओके, आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। और सेकंड कंडीशन में आप इसमें क्या ऐड कर देते हो? सोल्यूट ऐड कर देते हो। सोल्यूट की आप क्या कर देते हो? एडिशन कर देते हो, और फिर आपका सॉल्यूशन बनता है। किससे? प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। सेम इज द प्रोसीजर। अब ये जो यहाँ पे सोल्यूट होता है, ये कौन होता है? ये कौन सा सोल्यूट होता है? तो ये नॉन आयोनाइजेबल या नॉन पोलर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पकड़ो आप, और भी बहुत हो सकते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट से आप सॉल्यूशन बनाते हैं। अब प्योर सॉल्वेंट का एक अपना खुद का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का एक अपना खुद का बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप उसे T0B ऐसे बोलो, ठीक है। और जब आप
इसमें सोल्यूट ऐड कर देते हो तो इसका एक अपना बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है, आप उसे कहो T1। ठीक है, तो आपको ऐसा एक ऑब्जर्व करोगे आप कि इसका जो कुछ भी बॉइलिंग पॉइंट है ना, इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर है, ज्यादा है। सो दिस इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आप डेल्टा टी बी ऐसे करके निकालते हो, और ये कैसे निकालते हो कि T1 माइनस T0 बी। ओके, सो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करके आप क्या करते हो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है वो स्टडी करते हो। अब इसमें हमने ये बहुत सारा जो पढ़ा वो क्या था एग्जैक्टली ये क्या किया हमने, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का देखो सीधी इक्वेशन। ओके, सो हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का वेपर प्रेशर के साथ रिलेशन लगाया, कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन लगाया, उससे उस इक्वेशन से क्या फायदा मिलता है ये हमने देखा। ओके, एंड बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज नथिंग बट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है ना जो हम स्टडी कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले क्या था कि वेपर प्रेशर लोअरिंग वाज द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड वन वाज दिस वन, देखो ये वेपर प्रेशर लोअरिंग हो गया, सेकंड वाज दिस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एंड थर्ड प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, और फोर्थ प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, किसी को याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? यस, किसी को याद है क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किससे कहते हैं? Who will tell me? Yes, concentration of solute. those properties which are dependent upon the concentration of solute, or else you can say those properties who are dependent upon the number of solutes. Those properties are known as what? Colligative properties. Very simple. आया समझ में आप? Yes, ma'am. Good. So आगे जाए हम लोग. Okay. So third property is freezing point डिप्रेशन। ओके, अब मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसे कहेंगे आप फ्रीजिंग पॉइंट? बोलो। ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? Temperature at which liquid turns into solid. ओके, सो फेज चेंज है यहाँ पे, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आपके पास जो लिक्विड है एंड जो सॉलिड है, मतलब आपकी जो लिक्विड फेज है, ओके, एंड जो नेक्स्ट फेज है सॉलिड फेज, ये दोनों फेज कैसे होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये दोनों फेज क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में। क्यों इक्विलिब्रियम में होते हैं बताओ? कब कहते हैं हम कि टू फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम? ऐसे कब कहा जाता है? उस पॉइंट पे दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, या तो मेल्ट भी हो सकते हैं या फिर वो फ्रीज भी हो सकते हैं ऐसे। ओके, एनी अदर ओपिनियन? एनी अदर ओपिनियन? अभी अभी हम जो सीख रहे हैं ना इस लेसन में, इस उसके टर्म्स में बताओ, इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर बताओ मुझे। चलो मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी आप लोगों को, और अगर आप चैट पे कुछ टाइप कर रहे हो ना तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करके रखी हुई। इट इज नॉट विजिबल टू मी, यू कैन आंसर बाय योर वॉइस डायरेक्टली। माइक अनम्यूट करके ही बोलो। हाँ बताओ, कौन बता सकता है कि इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश हुआ यहाँ पे? इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर बताओ मुझे।
नो 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 गेस, नो एनी अदर गेस? ठीक है, देखो क्यों है ऐसा, क्योंकि लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है एंड सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर टू लिक्विड फेज एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन टू सॉलिड सरफेस इज इन इक्विलिब्रियम। उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना दोनों का, ये दोनों सेम है, ठीक है, दैट्स वाई। और कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे किसका, सोल्यूट का, बिकॉज हम डेलिबरेटरी सोल्यूट्स के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं, okay, and all this stuff is in equilibrium. That's why we can say liquid phase and solid phase are in equilibrium, and at this particular temperature freezing point of that particular liquid arises, okay, so that is nothing but the freezing point, okay। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अब एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में देखो कि अगेन आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, ओके, एकदम प्योर है, एंड आपके पास एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो प्योर सॉल्वेंट से ही बना है, जिसमें आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट की क्या हो गई वहां पे, एडिशन हो गई, ओके। तो ये आपके पास दो लिक्विड्स, राइट। अब ये जो सोल्यूट है ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हो सकते हैं, या नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ओके, ऐसे ये हो सकते हैं। तो जब आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स या नॉन आयोनाइजेबल सब्सटेंसेस प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर देते हो, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि freezing point of solution containing this non volatile solute is lower than that of pure solvent। तो इसका freezing point ऊपर है एंड इसका freezing point नीचे है, एंड डिप्रेशन इन द टेम्परेचर, डिप्रेशन मतलब क्या, लो जाना, ठीक है, डिप्रेशन मतलब क्या, लो जाना। डिप्रेशन क्यों फील करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा मूड लो होता है, डाउन होता है, हम कहते हैं ना मूड डाउन है मेरा, सो टेम्परेचर में क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है टेम्परेचर, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फिनोमेनन इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर है, ज्यादा है, और जब आप सोल्यूट ऐड कर देते हो उसमें, तो ऐसा ऑब्जर्व किया है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, टेम्परेचर कम लगता है उसको, ओके, तो लो टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, so that's why we can say freezing point is depressed, okay, freezing point is depressed। अब इक्वेशन में ये कैसे लिखा जाता है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है, अगेन दिस इज आल्सो टेम्परेचर डिफरेंस, तो डेल्टा TF, okay, means nothing, freezing point depression is equal to T0F minus TF, okay, T0F minus TF, where T0F, this one, T0F is the freezing point of pure solvent, okay, and TF is the freezing point of solution in which all those non-volatile solids are added, okay। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, देखो T0F जो है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, TF से बड़ा है ये टेम्परेचर में, तो इनमें जो डिफरेंस आता है प्योर सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में, इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। ये बड़े बड़े नाम होते हैं बहुत कंसेप्ट्स के, पर एक्चुअली देखा जाए तो कंसेप्ट एकदम इजी होती है, सिंपल होती है, ओके, और हम बड़े नाम देख के डर जाते हैं उनसे कि अरे क्या क्या रहा होगा इसमें, क्या हुआ होगा, ऐसा हम बहुत सोचते हैं, पर एक्चुअली कंसेप्ट इज वेरी इजी, एंड उससे ही उस कंसेप्ट का अदर कंसेप्ट के साथ जो रिलेशन लगाते हैं ना, उससे डेरिवेशंस बनते हैं बड़े बड़े। तो अगर आपको ओरिजिनल बेसिक कंसेप्ट समझ में आती है,
तो इजीली यू कैन डिराइव एनी इक्वेशन आउट ऑफ देम, ठीक है। अब देखो इसका एक थोड़ा सा ग्राफिकल नेचर देखते हैं हम लोग। ग्राफ को भी अगर आप डरते हो तो बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ग्राफ भी बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। सो देखो अब हमें क्या देखना है कि डेल्टा टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एंड दूसरा जो है वो है वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है, वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो इनका रिलेशन क्या है, ओके, इनका रिलेशन क्या है ये हमें यहाँ पे देखना है, राइट। तो अगेन यू कैन ड्रॉ ग्राफ विथ मी। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप सोल्यूट डिसॉल्व करोगे प्योर सॉल्वेंट, ओके। और ये वेपर प्रेशर लोअरिंग के टर्म्स में कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, ये अब हमें देखना है, ओके। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है कि एक एक तो आपको ये पता है, ये पैटर्न आपको पता है, वही पैटर्न आपको बताती हूँ सबसे पहले। यस, ये पैटर्न आपको पता है। अब देखो इसको ही कुछ ऐसा, ये लाइन स्ट्रेट है, यस दिस लाइन इज स्ट्रेट, ओके। तो ऐसा कुछ तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, दिस वन इज लिक्विड सॉल्वेंट, दिस वन इज सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूट ऐड करने के बाद वो कैसे हो गया, लो हो गया, ये हमने देखा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, सॉलिड सोल्यूट है, ठीक है। अब देखो तो इनको हम थोड़ा सा नेम देते हैं ताकि बोलने में आसानी हो जाए। दिस पॉइंट इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, डी, इंटरसेक्शन पॉइंट ई, एंड दिस वन इज एफ, ओके, ताकि लाइंस बोलने में आसानी हो जाए। और अब इसको एक्स्ट्रापोलेट करो नीचे ऐसे, सी और बी से एक्स्ट्रापोलेट करो, एंड दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नथिंग बट द फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस, ठीक है। ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस। अब देखो इस ग्राफ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम, ओके। सो ये क्या है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है। तो इसमें 3 कर्व्स है, राइट, ए बी सी डी एंड ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे 3 कर्व्स इसमें है। तो ए बी क्या है, व्हाट इज ए बी, AB is the curve for vapor pressure for solid solvent. Okay. CD is the vapor pressure curve of pure liquid solvent. And EF is the vapor pressure curve for solution that always lies below the pure solvent. Right? तो ये 3 कर्व्स इसमें है, ओके। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम सॉलिड सॉल्वेंट कहते हैं, पर कभी भी ये जो सोल्यूट होता है ये सॉलिड सॉल्वेंट में कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व नहीं होता है। कभी हमने ऐसा देखा है क्या कि सॉलिड सॉल्वेंट है और उसमें हमने सोल्यूट डाल दिया, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन ऐसे बनता है क्या, कभी अभी ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा, राइट। सो नाउ 2 कर्व्स है ए बी एंड सी, ठीक है, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी हियर, ओके, ए बी एंड सी डी। तो एक ऐसी है और एक ऐसी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। एंड सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड जो है प्योर सॉल्वेंट का इक्विलिब्रियम पे है।
तो दोनों जो फेजेस है उनका सेम वेपर प्रेशर है एट बी, एंड यहाँ पे अगर आपने एक्सट्रापोलेट किया तो आपको ये पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है, दैट इज नथिंग बट द टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आया? बराबर आया ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। सेम इज द केस विथ ई। अब यहाँ पे देखो, ये जो ई एफ कर्व है ये ए बी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, इस पॉइंट पे वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, राइट। तो ये यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो ये जो ऊपर वाली कर्व है तो ये इसमें इक्विलिब्रियम पे है। ओके, और अगर ये ई वाला जो टेम्परेचर है ये अगर आप एक्सट्रापोलेट करते हो तो आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो इस डायग्राम से क्या क्लियर हो गया फिर कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे टेम्परेचर रेंज ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो ये जो डिफरेंस है ना, दिस इज नथिंग बट दी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो आप ये ग्राफिकली भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब देखने वाली बात ये है, आपने ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि आप जब नॉन वोलेटाइल या नॉन आयनाइजेबल सॉलिड्स जो होते हैं या सॉलिड होते हैं ये सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो ऐसा डिप्रेशन क्यों आता है फ्रीजिंग पॉइंट में, क्यों आता है? बिकॉज जो सेपरेशन होता है ना, देखो क्या होता है जब आप कोई भी सोल्यूट मोइटी है ये जब सॉल्यूशन में ऐड करते हो, सॉरी सॉल्वेंट में ऐड करते हो, तब कुछ तो चेंजेस होते ही है। ऐसा नहीं होता कि वो जाके बस हो गया उसका काम, ऐसा नहीं होता। वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है टोटल सिस्टम के लिए। इसकी अपनी कुछ सिस्टम है, इसकी अपनी कुछ सिस्टम है, तो ये दोनों सिस्टम्स जब एक दूसरे के ऑकरेंस में आते हैं, एक्सपोजर में आते हैं, तो देर इज सम काइंड ऑफ चेंज। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन इज मोर। यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो सेपरेशन है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो सेपरेशन फेनोमेनॉन है ये मोर रेडिली होता है दैन इन द प्योर सॉल्वेंट। ओके, एंड that's why vapor phase change is easy. Okay, vapor phase change or simply phase intersection is easy. Okay, so that's why pure solvents से इसका जो कुछ भी आप सॉल्यूशन में डालते हो तब फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आता है, और प्योर सॉल्वेंट में इंटरसेक्शन के लिए कोई नहीं है उसके लिए, तो सेपरेशन इजीली नहीं होता, तो उसके लिए उसको ज्यादा टेम्परेचर लगता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब और एक प्रॉपर्टी है, सिंपली जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के केस में देखी थी, सेम प्रॉपर्टी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड concentration of solute, इनका रिलेशन कैसा है? ठीक है, इनका रिलेशन कैसा है? ओके, तो अगेन कंसिडर दैट योर सॉल्यूशन इज वेरी 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 डाइल्यूट। ओके, योर solution is very very dilute, means number of solute particles is very less in number। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगेन सेम रीजन, यहाँ पे मोलैलिटी लिया है। क्यों मोलैलिटी लिया है कि अगेन वी आर स्टडिंग टेम्परेचर डिफरेंस, एंड if you want to study molarity then your temperature should be constant। ये यहाँ पे नहीं है। ओके, that's why we are taking molality। तो TF is directly proportional to molality। अगेन यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, that constant is KF। ओके, एंड KF को कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो और भी नाम है इसके, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट,
या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दोनों केस, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलल है, ओके, 1 मोलल है, देन यू कैन सी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कितना होगा, जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, ओके, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो अब KF का, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का जो कुछ भी यूनिट है, ये कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, डेल्टा TF अपॉन M। तो M का तो मोलालिटी का तो आपको पता है, मोल पर kg, ठीक है, एंड इसका क्या है, सिंपली केल्विन और डिग्री सेल्सियस कोई भी ले सकते हो। सो इसका क्या आएगा, केल्विन kg पर मोल, ओके, या केल्विन के जगह पे आप सेल्सियस भी डाल सकते हो और सेल्सियस दोनों डाल सकते हो, ठीक है। एंड सिंपली एक बात रह गई, वो है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगेन कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है ये। तो सोल्यूट का मोलर मास, ऑफ सोल्यूट फ्रॉम, कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से कैसे इसका स्टडी किया जाता है। तो अगेन अभी अभी जो इक्वेशन हमने ली है वो पकड़ो यहाँ पे, ओके। तो मोलालिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, पिछली बार हमने देखा था 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर के इक्वेशन में डाल दी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1, ओके। और ये सॉल्व करो M2 के लिए, M2 आई एम सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम वाज देयर। आवाज आ रही है सबको अच्छे से? Yes, ma'am. यस, ओके। सो बस हो ही गया था कि ये जो इक्वेशन है, एक मिनट, हाँ, ये जो इक्वेशन है तो ये आपको बताती है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, इन दोनों में रिलेशन कैसे है। तो अगर आपने अभी देखा है ना, तो पैटर्न सेम है सबका, राइट, सबका मतलब कौन सी भी प्रॉपर्टी लो, पैटर्न सेम है, राइट। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बदलना है, टर्म्स बदलनी है, ठीक है, यूनिट्स बदलनी है। और मतलब आप एक अच्छे से करते हो तो आपको दूसरे अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है, दूसरे जो कुछ भी पॉइंट्स है ये आप अच्छे से कर सकोगे। तो यहाँ पे हमने 3 जो पॉइंट्स है ये कवर कर दिए, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थे ये हमने कवर कर दिए। 3 कौन से, वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये 3 हमने यहाँ पे क्या किए, कवर कर दिए, राइट। अब लास्ट बची है सिर्फ, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, या ऑस्मोसिस उसके लिए समझना है।
पर सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ये सारे इक्वेशंस जो ये डेरिवेशंस हमने लिए हैं, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, कल आपका नोटबुक चेकिंग डे है। सेम टाइमिंग 4 बजे आपको आना है इंदिरा नगर क्लास पे। और जो नहीं आ सकते उन्होंने मुझे फोटोज भेजना है। तो ये सारे जो इक्वेशंस है, डेरिवेशंस है, ये आपको लिखने हैं, राइट? तो ये लिखो सारे के सारे और कल ले आओ। और कल डाउट सॉल्विंग भी लेंगे हम। किसी को अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ, कल कल मैं हूँ क्लास पे, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो। यस। ओके, नहीं है तो we can take the last property, very important। और इसमें बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, एकदम इजी है और आपको समझ में आ जाएगी। एंड दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज नथिंग बट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बताओ मुझे कोई, ऑस्मोसिस क्या होता है? कौन बताएगा ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? यस, बोलो। हाँ बोलो, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? स्कूल में सीखा होगा ना आपने। चलो बोलो। आवाज आ रही है ना सबको? कोई नहीं? अरे एक का भी माइक अनम्यूट नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑस्मोसिस तो बोलो सिंपली, क्या होता है ऑस्मोसिस? ओके, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यस राइट। पर कैसे, कहाँ से कहाँ पे? हम्म, कहाँ से कहाँ पे, वो बोलो। हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, श्योर, देखते हैं, वही अभी अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले जो कुछ भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट है ये देखते हैं। देखो क्या होता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो कंसेप्ट है, ये डायरेक्टली वेपर प्रेशर लोअरिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, ये डायरेक्टली वेपर प्रेशर लोअरिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से हम मोलर मासेस डिटरमाइन कर सकते हैं सॉल्यूट के। दैट्स व्हाई दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट से रिलेटेड, दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इसमें ऑस्मोसिस अगर आपको समझना है तो आपको एक कंसेप्ट समझनी है, वो क्या है? सच मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये क्या करती है? मतलब ये सब कंपोनेंट्स को तो पास नहीं होने देती, पर सिलेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, वो सिलेक्टेड कंपोनेंट्स को ये अलाउ करती है टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें यूज किया जाता है। तो ये क्या होती है? तो ये एक फिल्म होती है, थिन फिल्म होती है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है थ्रू दे। उसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो छोटे 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 इसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, राइट?
उसकी साइज भी डिफाइंड होती है एंड दे आर वेरी स्मॉल, और वो लार्ज सोल्यूट्स जो होते हैं उनको पास नहीं होने देती, ओके। और आयंस हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, वो भी उसमें से पास नहीं होने देती है। पर जो कुछ भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो उससे क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द ऑस्मोसिस। तो आपके पास सॉल्यूशन है एंड प्योर सॉल्वेंट है, ओके। और दो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस है, दे आर सेपरेटेड बाय सच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन है या प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है, ये आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करके सेपरेट कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज अ काइंड ऑफ डायलिसिस, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ डायलिसिस, फिजिकल डायलिसिस, ठीक है। अब ये हमें हमेशा क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन होता है हमारा कि सॉल्वेंट का फ्लो कैसा होता है, राइट। सॉल्वेंट का जो फ्लो है, नेट फ्लो है, ये तो राइट बताया आपने, ठीक है। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इट इज वेरी राइट, ओके, वेरी गुड फॉर दैट आंसर। पर उसका डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो समझने के लिए हमें ये समझना है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होते हैं इन बोथ डायरेक्शन, in this direction as well as in this direction also, both directions are possible, okay। क्योंकि ऐसे तो नहीं है ना, पोर्स तो है दोनों में, दोनों साइड में पोर्स है ना, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। पर आगे देखो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो रेट होता है ना पासिंग का, फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द रेट इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डाइल्यूट है कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेशन ये रेट हाइयर है, दोनों पॉसिबल है, पर ये रेट हाइयर है। दैट्स व्हाई वी से लाइक फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हाइयर, या अलग वर्ड्स में आपको जो लैंग्वेज फैमिलियर है उस लैंग्वेज में कहा जाए तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू हाई कॉन्सेंट्रेटेड। सो ये जो रेट है ये हम पकड़ते हैं एक्चुअली। अगर आप देखने को जाए और आपने अगर स्टडी किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल है, ठीक है। तो दिस इज फेवरेबल। और ये वेपर प्रेशर से कैसे रिलेटेड है कि जो डाइल्यूट होता है, ओके, जो डाइल्यूट होता है मतलब क्या, प्योर सॉल्वेंट, राइट। और यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन, तो इसका वेपर प्रेशर कैसे होता है, लो होता है, इसका वेपर प्रेशर कैसे होता है, हाई होता है, ओके। एंड एज वेपर प्रेशर लोअर्स दिस काइंड ऑफ फ्लो इज permitted or we can say facilitated, ठीक है। so this is the relation with this vapor pressure lowering, okay। तो क्या होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है ना, उसमें उसमें जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका नंबर कम होने लगता है, ओके। और यहाँ पे नंबर ज्यादा होने लगता है, तो यहाँ पे नंबर जो होता है वो कम 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 होने लगता है और यहाँ पे नंबर बढ़ने लगता है, राइट। यहाँ पे नंबर क्या होता है, बढ़ने लगता है। so this results in the decrease in concentration, decrease in concentration, okay। अब देखो ये एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो या इसके लिए एक आपको एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा। तो देखो कंसिडर करो आपके पास एक ऐसा बीकर है या एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें आपने वाटर भर रखा है, ओके। इसमें क्या है, वाटर है, ओके। तो इसमें क्या है, एक वाटर है और इसमें आपने क्या कर दी, एक बॉटल इंसर्ट कर दी, ठीक है। इसने एक आपने एक क्या कर दी, बॉटल इंसर्ट कर दी। पर वो जो बॉटल है ना, उस वो अपनी रेगुलर बॉटल नहीं है, उसको एक ट्यूब अटैच है, ठीक है, उसको एक क्या है, ट्यूब अटैच है। तो ये से एक ट्यूब है, ओके। और उस ट्यूब के नीचे
एक ऐसा बॉटल जैसा शेप। ओके, अब ये जो बॉटल है ना, इसमें आपने शुगर सॉल्यूशन भरा है, बॉटल में आपने शुगर सॉल्यूशन भरा है। ओके, और ये आपने ऐसा ये apparatus रखा है कि ट्यूब एंड मेम्ब्रेन, ओके, ट्यूब एंड मेम्ब्रेन यहाँ पे नीचे ये जो है ना, ये दूसरे कलर में दिखाते हैं, हाँ, ये जो है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये नीचे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि अंदर शुगर सॉल्यूशन है, बाहर वाटर है, तो सम ऑफ दिस सॉल्वेंट पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स शुगर सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है देन वाटर, ओके, तो थोड़ा सा जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास होते चले जाएंगे, राइट, वो क्या होंगे, पास होंगे अंदर, राइट। इट कॉजेज द लिक्विड लेवल राइज इन द ट्यूब, तो इसमें ये जो ट्यूब है इसमें लेवल राइज होती चली जाएगी, क्योंकि ये अंदर अंदर जाएंगे सब जगह से, ठीक है। तो लिक्विड लेवल क्या होगी, राइज, एंड ये जो ऊपर की ट्यूब है ना, ये प्रेशर जो है वो प्रेशर एक्सपीरियंस करेगी, ओके, एंड विच प्रेशर, because of the water, and such kind of pressure is known as hydrostatic pressure, such kind of pressure is known as hydrostatic pressure। और ये क्या करेगा, ये प्रेशर जो क्रिएट हुआ है ये पुल बैक करेगा, सॉल्वेंट जो है ना उसको पुल करने लगेगा कि जाओ वापस जाओ, क्योंकि प्रेशर जब होता है तो क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है उसमें थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आ जाता है, तो वो सॉल्वेंट को पुश करेगा, ओके, और वो ऐसा ये ऐसी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर मूवमेंट विल बी लाइक दिस ऑपोजिट, एंड बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस सॉल्वेंट जो है वो अंदर पास होगा, तो देखो काउंटर मूवमेंट बन जाएगी, ओके। पर ऑस्मोसिस जो है ये फिजिकल फिनोमेनॉन है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ये फिनोमेनॉन स्टॉप नहीं होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जब तक सफिशिएंटली डेवलप नहीं होगा तब तक ये खुद को अंदर ही अंदर ढकेगा, ठीक है। तो जब ये सफिशिएंट फोर्स में आएगा तब ये क्या करेगा, ये सॉल्वेंट को नीचे ढकेलेगा, ओके। तो ये रेट जो होता है, जिसका रेट जब हाइयर होगा उस तरीके से आप कह सकते हो कि प्रेशर डेवलप हुआ है कि नहीं। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स पैसेज जो है ये जब इक्वल होगा तब लिक्विड कॉलम है यहाँ पे उसकी जो हाइट होगी, ओके, तो ये कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से लाइक दिस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज रेजिस्टेंस, इज कॉजिंग रेजिस्टेंस टू ऑस्मोसिस, ओके। तो आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर we can observe osmosis resistance, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको आप अलग टर्म्स में कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, अलग वर्ड्स में आप इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हो, ठीक है। एंड दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द H rho G, H rho G, ठीक है, where this H is the height of liquid column, rho is the density of solution, and gas is the G is what, nothing but the acceleration due to gravity, ठीक है, this is what acceleration due to gravity, ठीक है। तो ये एक important
फिनोमिनन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आया समझ में ये ऑस्मोटिक प्रेशर? यस, डू यू हैव एनी डाउट? यस, एनी डाउट? नो, वेरी गुड। सो इस लेसन में से एक पार्ट आपको असाइनमेंट के लिए है, नेक्स्ट वाला आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस पे आपको नोट लिखनी है। दैट इज वेरी थियरी पार्ट, एकदम इजी वाला है, तो आप नोट लिखोगे इसके बारे में और एकदम इजी है। आप अगर अभी भी क्लास खत्म होने के बाद अगर सिर्फ 15 मिनट्स के लिए बैठते हो ना, तो भी ये नोट आप लिख सकते हो। ओके, तो ये पार्ट हम नहीं लेंगे लेक्चर में क्योंकि एकदम इजी है, तो आप ये लिख के कल मुझे दिखाओगे। ठीक है, तो ये पार्ट नहीं लेते हैं, आप इस पे नोट लिखो, वो आपके असाइनमेंट के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, अगेन हम करते हैं ना बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, इसके लिए भी करेंगे। उसका रिलेशन कैसे है, राइट? उसका रिलेशन कैसे है ये देखेंगे। तो आपके पास वेरी डाइल्यूट, एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या, कि जिसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम, उसके लिए क्या दिखाई देंगे, पाई मतलब क्या, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? तो यहाँ पे लिखते हैं पाई, नहीं तो आप पूछोगे ये पाई क्या है। तो इसके लिए एक इक्वेशन है, देखो N2 RT, NRT आपको पता है ना, NRT बाय V। तो यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। N2 मतलब क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। R is the gas constant, आपको पता है, and pi is osmotic pressure in atmosphere। ठीक है, सो नाउ अब ये टर्म कॉन्सेंट्रेट करो, ये वाली N2 बाय V, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये जो टर्म है ये आप कॉन्सेंट्रेट करो, इस पे ध्यान दो। ये क्या है, दिस इज नथिंग, वॉल्यूम है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम क्या होता है ये, दिस इज नथिंग बट योर मोलैरिटी, राइट? दिस इज नथिंग बट योर मोलैरिटी। तो अगेन यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज m r t, pi is equal to m r t, वेरी सिंपल। ठीक है, तो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ये आप मोलैरिटी में लिख सकते हो। व्हाई? बिकॉज हियर देयर इज नो टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है इसमें, टेम्परेचर में इलिवेशन डिप्रेशन कुछ नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, तो आप मोलैरिटी में लिख सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आपको मोलैलिटी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, या मोलैलिटी में लिखने की कोई भी जरूरत यहाँ पे है नहीं। और लास्ट वाला पार्ट कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ये कैसे देखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन कंसिडर करो, पाई इज इक्वल टू N2 RT अपॉन V। ओके, सो यहाँ पे आप ऐसा इमेजिन करो कि मास ऑफ सोल्यूट इन V liters ऑफ सोल्यूशन इज W2। तो सोल्यूट का मास है यहाँ पे, अगेन देखो पैटर्न एकदम सेम है, अलग तो कुछ है ही नहीं, W2 एंड मोलर मास क्या है, मोलर मास क्या है M2, राइट? तो N2 क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, W2 अपॉन M2 सिंपली, राइट? सो
ये N2 के लिए सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दूं, पाई इज इक्वल टू N2 के लिए लिख दो W2 अपॉन M2 इंटू आर टी अपॉन V। ओके, रीअरेंज करो ये थोड़ा सा, W2 आर टी अपॉन M2 इंटू V। ओके, और ये सॉल्व करो, ये पाई हो गया, ये सॉल्व करो M2 के लिए, M2 इज इक्वल टू W2 आर टी अपॉन, सिर्फ पाई को नीचे डालू, पाई V। ठीक है, तो by osmotic pressure you can calculate the concentration of solute, right? बस हो गया। ठीक है, ये एक अपना काम हो गया। सो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो प्रॉपर्टी है ये खत्म हो गई। सो अब जो काम है, ठीक है, तो क्या बचा है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का तो हो गया, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का तो काम हो गया। अब हमें देखना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है फिनोमेनॉन, ये क्या होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको क्या दिखाई देता है कि फ्लो जो होता है ये उल्टा होता है। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, पर ये रिवर्स कैसे होता है, बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ये जो फ्लो है ये आप रिवर्स कर सकते हैं। और ये प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर कैसे होना चाहिए, दिस प्रेशर शुड बी लार्ज इनफ देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस का जो खुद का प्रेशर है ना, उससे ये अपना अप्लाइड प्रेशर जो है, उसको अप्लाइड प्रेशर कहो, ये लार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, तो उसमें क्या होगा कि प्योर सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू प्योर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और आपके जो ये होते हैं वाटर फिल्टर्स होते हैं, उसमें ये फिनोमेनॉन यूज करते हैं, राइट, जहाँ पे वाटर जो होता है इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, बहुत ज्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्टी वाटर जो होता है, आरओ ना, आरओ, राइट। सो उसमें अगर आपको सेपरेशन करना है तो रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेनॉन यूज करते हैं। तो मुझे ये बता, वहां पे प्रेशर कैसे जनरेट किया जाता है, वाटर फिल्टर का आपने कभी मैकेनिज्म देखा है, प्रेशर कैसे करेंगे जनरेट, हु विल टेल मी। आरओ वाटर फिल्टर में प्रेशर कैसे जनरेट करते हैं, कभी सोचा है? यस, बताओ। अरे ढूंढ के बताओगे क्या अभी बताओ, सिंपल है वैसे। चलो, ये एक मुझे क्वेश्चन आप मैसेज करोगे, सबके मुझे अलग अलग आंसर्स चाहिए इसमें कंपल्सरी, हाँ, कि आरओ वाटर फिल्टर जो होता है उसमें आपने बोला कि रिवर्स ऑस्मोसिस है, राइट, वेरी दैट आंसर इज राइट। पर उसमें अभी हमने जो अभी अभी हमने बोला कि एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ये प्रोसीजर की जाती है, तो उसमें प्रेशर जनरेशन कैसे होता है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, ओके, एंड यू विल टेल मी द आंसर। ठीक है, ये आप मुझे बताओ। अब एकदम थोड़ा सा पार्ट बचा है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है सारा, कि ये सारा हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट। अब हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, पर किसके, इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, देन वेंट ऑफ फैक्टर नाम का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें लेना है, देन मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो लेने हैं, एंड वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हमें स्टडी करना है उसमें। तो ये
छोटा सा पार्ट बचा है, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। ओके, बाकी जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था ना, एकदम इम्पोर्टेंट वाला, जिसके लिए ये लेसन इम्पॉर्टंट है और स्टडी करना है, ये सारे फैक्टर्स हमारे हो गए हैं। ओके, सो ते आरो प्युरिफायरचं सापडलं, हायड्रॉलिक प्रेशर दिलं जातं पंप. हायड्रॉलिक प्रेशर असतं, बरोबर. तर मग पण हायड्रॉलिक प्रेशर कसं जनरेट होतं, म्हणजे मेकॅनिझम काय असतं आरो फिल्टरचं ते शोधा पहिले. पंप टू द कॉन्सन्ट्रेटेड साइड. हा, एक्झॅक्टली. सो वॉटर जे असतं ते पंप केलं जातं टू द कॉन्सन्ट्रेटेड साइड. ओके, याचे काही अॅनिमेशन असतील ना युट्यूबला आरो वॉटर फिल्टरचे, तर बघा. आणि अजून एक गोष्ट, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी पण आपण प्रोव्हाइड करतो, राइट. इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज वन अनदर काइंड ऑफ प्रेशर. तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रेशर और क्यों इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम, ये भी बात सोचने के लिए है. क्योंकि क्या बात होती है कि हाइड्रोलिक प्रेशर जब आप जनरेट करते हो तो वो उसका जो खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे तो वो ज्यादा ही होना चाहिए, राइट. तो इसलिए फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है. क्योंकि अगर सिर्फ पंपिंग ही करना है तो, और ये पंपिंग फैसिलिटेट करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो अगर सिर्फ पंपिंग ही लेना होता है तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है उसमें. नेचुरल पंपिंग हो सकता था, हो ना. तो दैट्स वाई क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाती है. तो उसका आरओ फिल्टर का जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से पढ़ो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, so we will stop here.